हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो भाई, हमने मीजोमेरिक पढ़ लिया था। शांत। मीजोमेरिक पढ़ लिया था, हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करना है ना? मीजोमेरिक हमने कर लिया है और हाइपर कंजुगेशन हमें करना है। हाइपर कंजुगेशन, जल्दी बैठ जाओ। जल्दी बैठो। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? कंजुगेशन जानते हो? कंजुगेशन क्या होता है? शांत। हाँ, कंजुगेशन क्या होता है ये पता है? कंजुगेशन आप पढ़ चुके हो। जो आपने रेजोनेंस की 7 कंडीशन पढ़ी है उसी को कंजुगेशन कहते हैं। थैंक यू। यह टेबल था, वो कहां गया? इधर है। हाँ, सुनो, बोर्ड पे सब लोग की नजर, और 10-15 मिनट आप आराम से मुझे सुन लो, तब हाइपर कंजुगेशन आपको क्लिक करेगा, एल्स नहीं भी करेगा। हाइपर कंजुगेशन, सबसे पहले कंजुगेशन जानो, कंजुगेशन क्या होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। तो जो आपने 7 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा है पाई सिग्मा पाई, जिसमें पढ़ा है आपने पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, उसके बाद पी पाई और पी पाई। बट ये जो कंडीशंस थे कि एक सिग्मा छोड़ के पाई के बगल में पाई, पाई के बगल में लोन पेयर, पाई के बगल में फ्री रेडिकल, पाई के बगल में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो इन कंडीशंस को ही हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। इन कंडीशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेशन। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कंजुगेशन है तो रेजोनेंस है। कंजुगेशन है मतलब ये कैटेगरीज हैं, ये कंडीशंस हैं, और ये कंडीशन होती है तो रेजोनेंस होता है। अब हमें पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन, मतलब इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अब ध्यान से समझना बोर्ड पे। मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास एक कार्बोकेटाइन पड़ा हुआ है। बेटा आवाज नहीं अब। मान लो आपके पास एक कार्बोकेटाइन पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके बगल में कोई CH3 पड़ा हुआ है, या फिर सिंपल समझो, इसके बगल में अगर CH सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है, आपके पास कार्बोकेटाइन है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिग्मा छोड़ के अगर CH सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है, वहां पे क्या था? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इस बार मैं दिखा रहा हूं CH सिग्मा, फिर सिग्मा और फिर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, क्या आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आया? उसके बगल में सिग्मा नजर आया, और उसके बगल में क्या CH बॉन्ड नजर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कंडीशन कहते हैं। जैसे मान लो मैं सेम कंडीशन CH2 फ्री रेडिकल की बात के साथ करता हूं। CH2 फ्री रेडिकल में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे है। क्या यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है? और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करता है CH सिग्मा बॉन्ड से। क्या यहां भी आपको कंजुगेशन नजर आ गया? फ्री रेडिकल है, एक सिग्मा छोड़ के CH बॉन्ड नजर आ गया, ये भी कंजुगेशन है। सेम कंडीशन मान लो पाई बॉन्ड भी, सेम कंडीशन आपको पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है, लेकिन एमओटी हो गया आपका, हो रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ, क्या हुआ है अभी? ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, अब आ जाइए। तो आपने ब्रिज बॉन्डिंग तक पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक ही एमओटी आएगा। चलिए, तो एमओटी का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा यूज करूंगा, हल्का सा एमओटी का कॉन्सेप्ट। आपने इतने पढ़े लिखे तो हो कि आपको यह पता होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो 2 तरह के मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग।
तो दोनों में इलेक्ट्रॉन जाता है, बॉन्डिंग में भी और एंटी बॉन्डिंग में भी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे देखोगे, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या ये वीक इलेक्ट्रॉन है? यहां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई बॉन्ड का क्या वीक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए ये CH सिग्मा बॉन्ड के साथ ये भी अपना बॉन्ड कंजुगेट करेगा। अभी बताऊंगा कैसे कैसे होगा, बट इतना समझो, हाइपर कंजुगेशन कहां होगा? पॉजिटिव चार्ज में, फ्री रेडिकल में, मल्टीपल बॉन्ड में। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं सेम कंडीशन ऐसे लगा दूं, क्या यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको बेंजीन में दिख जाएगा? और अगर एक सिग्मा छोड़ के CH सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं C ट्रिपल बॉन्ड C, तो पाई बॉन्ड में एक सिग्मा छोड़ के CH सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है, क्या इसी को बोलते हैं कंजुगेशन? अगर मैं मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C के बजाय C ट्रिपल बॉन्ड N कर दूं, क्या ये भी आपका कंजुगेशन आ गया? देखिए ध्यान से हुआ क्या, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन ये कहता है कि अगर CH सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन में हो वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट पी ऑर्बिटल किसका? कार्बोकेटाइन का। क्या यहां पे हाफ फिल्ड वैकेंट पी और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है? क्या यहां पे एंटी बॉन्डिंग आएगा? क्योंकि यहां तो 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गया है, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो क्या यहां बॉन्डिंग में तो पूरा कंप्लीट है, क्या इसका एंटी बॉन्डिंग खाली होगा? MOT नहीं पढ़े हो, बट ये समझो कि अगर बॉन्डिंग भर जाता है उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हल्का सा मैं नॉलेज दे देता हूं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का। मान लो N2 की बात कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 और 7 14। तो क्या होता है, सबसे पहले बॉन्डिंग एंटी बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा का 1s बॉन्डिंग आता है, फिर एंटी बॉन्डिंग आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग बनाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरते, फिर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरते, फिर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरते, फिर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरते। उसी तरह यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के सारे इलेक्ट्रॉन यहां भरे हुए हैं। तो क्या ये एंटी बॉन्डिंग में CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? जब बॉन्डिंग भरा हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन ये कहता है delocalization of CH sigma electron with vacant p orbital of carbocation, with half filled p orbital of free radical, with anti-bonding p orbital of multiple bond। नहीं आया होगा, दोबारा समझिए। अब देखो जैसे पहला वाला केस, फर्स्ट केस में आपने जैसे ही देखा, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो देखो ये जो सामने CH बॉन्ड है, क्या यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा आगे चले जाता है। तो आप देखोगे अगर, तो ये हाइड्रोजन एज इट इज है, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, ऊपर वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट चुका है, और आपके पास देखोगे तो कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। CH2 के पास पहले 3 ही बॉन्ड था, अब वो 4 बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया? तो बेटा H प्लस बन गया है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हुई। फिर से देखना, क्या यहां फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी है? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, बस एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया CH, और ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है। यहां पे मेरे पास ये CH2 फ्री रेडिकल पहले से पड़ा हुआ है, क्या ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे? तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लिया, और इस तरह से बेटा हाइपर कंजुगेशन हो गया है। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाया तो क्या H फ्री रेडिकल एज इट इज बचा रह जाएगा? सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये वीक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे की तरफ ट्रांसफर होता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये H और H तो एज इट इज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो चुका है,
डबल बॉन्ड आ चुका होगा और फिर ये डबल बॉन्ड आया तो ये वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। बता रहा हूं वीक क्यों है, पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीक इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा तो नहीं टूट रहा ना, पाई टूट रहा है, पाई बॉन्ड्स आर वीक इलेक्ट्रॉन्स। बता रहा हूं, आगे का है कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पे जब आपको आपके पास आएगा तो क्या यहां भी सेम कंडीशन होगा, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा क्या? तो देखो सिग्मा यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, आगे बॉन्ड बना चुका है, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा और जब वो पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, पाई बॉन्ड यहां आ गया, पाई बॉन्ड यहां आ गया। सेम कंडीशन यहां पे भी होगी कि भाई ये वाला अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए इसलिए टूट जाएगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए इसलिए टूट जाएगा। तो देखो H प्लस आ गया और यहां पे आप देखोगे डबल बॉन्ड बन चुका है, C डबल बॉन्ड CH माइनस। बोर्ड पे गौर से देखो, हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है? हाइपर कंजुगेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है तो वो CH सिग्मा से इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करता है। हाइपर कंजुगेशन ये कहता है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, मीजोमेरिक में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्टेट कंप्लीट करा रहा है। तो दोनों में बस इतने का ही डिफरेंस है। मीजोमेरिक या रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहां पे सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और इस वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब आपका सवाल आएगा यहां पे कि यहां तो पाई बॉन्ड पहले से था, क्यों टूटा? ध्यान से देखिए, ये कोशिश करता है कि पाई बॉन्ड तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना जा सके। ये कोशिश करता है कि ये पाई बॉन्ड वीक इलेक्ट्रॉन है, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड तोड़ के सारे सिग्मा बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट हो। लेकिन क्या इसकी कोशिश कामयाब होती है? नहीं। ये वाले ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, बट क्या उस चक्कर में ये फंस गया? तो ये होता जरूर है, ये होता जरूर है, बट स्टेबिलिटी नहीं बोल सकते। ये होता जरूर है, इस यहां पे वीक बॉन्ड है तो अगली बार यहां पे वीक बॉन्ड आ जाएगा, है ना? बट एक जगह तो कहीं स्टेबल हुआ, जो पहले से अनस्टेबल था वो तो स्टेबल हो चुका है। तो हाँ, टूट कहां रहा है? ये दोबारा बॉन्ड यहां बना ना, हाँ, क्योंकि बॉन्ड बना लेकिन ये बॉन्ड टूटा भी तो वीक बॉन्ड टूटा और दूसरा बॉन्ड बन गया। कुल मिला के ये देखा जाए तो एक बॉन्ड यहां बन रहा है, दूसरा बॉन्ड यहां से टूट भी रहा है। ठीक है, अगर आपसे स्टेबिलिटी की बात पूछी जाए तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के क्या कार्बन कार्बन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया है? सिग्मा बॉन्ड टूट गया लेकिन क्या कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया? सिमिलरली यहां पे आओ, सिग्मा बॉन्ड टूट गया लेकिन पाई बॉन्ड बना के कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। सिमिलरली यहां पे आओ, सिग्मा बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ताकि स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रहा है? तो मैंने रेजोनेंस में ही कौन से बताया था कि चार्ज जितना घूमेगा, चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना? चार्ज और इलेक्ट्रॉन जितना घूमेगा, जितना डीलोकलाइज होगा, क्या उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ती है? यहां पे देखो, क्या इसके होने से चार्ज घूम रहा है, पहले यहां था, पहले यहां आ गया, फ्री रेडिकल पहले यहां था, फिर यहां आ गया, पाई बॉन्ड यहां था, यहां आ गया, पाई बॉन्ड यहां था, यहां आ गया, पाई बॉन्ड यहां था, यहां आ गया। क्या यहां पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? चार्ज और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, उस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सिर्फ डीलोकलाइजेशन की वजह से। अब देखोगे जब जब चार्ज घूम जाता है, उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस में क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रहा है, आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए तो स्टेबिलिटी बढ़ी थी। एरोमेटिसिटी में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करके पूरे रिंग में घुमा रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है। माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो कभी भी चार्ज घूमे या इलेक्ट्रॉन घूमे, स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
तो चार्ज घूमे या पाई इलेक्ट्रॉन घूमे, क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी? इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब ध्यान देना बोर्ड पे, क्या अगर ये कहानी इस वाले हाइड्रोजन के साथ हुई है तो क्या सेम कहानी ये भी कर सकता है? भाई इस वाले हाइड्रोजन में भी तो सेम हो सकता है। भाई जरूरी नहीं कि ऊपर वाला हाइड्रोजन ही टूटे, कोई भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन तोड़ सकता है और यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। बोलो समझ में आया? ऑक्टेट कंप्लीट। लेफ्ट वाले हाइड्रोजन में भी एक उसने बॉन्ड तोड़ दिया और यहां पे देखोगे डबल बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां देखो क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकता है इस बार लेफ्ट वाले से घूम जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बच्चा लेफ्ट वाले से घूम जाए। यहां आ जाओ और ये क्या हो गया, H+ हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो इस बार H यहां पे रहेगा, H यहां पे रहेगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो कुछ इस हिसाब से बनेगा, CH2-। हो सकता है ये जो काम इधर हुआ है वो लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ हो जाए। तो क्या ये आपके पास क्लियर हो चुका है? थर्ड वाले में स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रहा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट कहानी आइए, क्या सेम कहानी तीसरा हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है? कोई जरूरी है कि ऊपर वाला या लेफ्ट वाला हाइड्रोजन ही करेगा, नीचे वाला हाइड्रोजन भी सेम काम कर सकता है। तो नीचे वाला हाइड्रोजन सेम काम करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम कहानी नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा और स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। यहां पे H फ्री रेडिकल बन गया, डबल बॉन्ड CH2। सेम काम आपका नीचे वाला हाइड्रोजन देखो कर रहा है, H यहां पे बन गया H+, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2-। यहां पे आप देखोगे CH और H है, यहां से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ दिया और आगे बढ़ गया। यहां पे कार्बन है, कुछ इस तरह से करेगा। थर्ड वाले में सिग्मा तोड़ के पाई बन रहा है, सही बात है? नहीं, कौन सा सिग्मा टूटा है और कौन सा सिग्मा बना है, कौन सा पाई बन रहा है? तो क्या दोनों सेम टूट के सेम थोड़ी बन रहा है? एक वीक टूट के स्ट्रॉन्ग पाई बन रहा है। क्या कह रहे हो? एक सेकंड बना ले दो। हाँ, अब देखो ध्यान से एक बार वापस, हाइपर कंजुगेशन क्या है? शांत। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं बाय रोटेटिंग द चार्ज, चार्ज को घुमा के, चार्ज को और इलेक्ट्रॉन को घुमा के हम स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ये हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट कहता है। अब एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज हो रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये कॉन्सेप्ट है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की घूमने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब कैसे हो रहा है ध्यान से देखना। क्या यहां इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी आपको? इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी? पूरा स्लाइड देख के कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, आपके पास, मेरे पास CH2 का फ्री रेडिकल है, अब ये अनस्टेबल है, इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अगर इसको पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या ये रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा? लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन इसको कंपाउंड में अगर ना मिले तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल होता है, क्योंकि CH सिग्मा बॉन्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन तोड़ के आगे पाई बॉन्ड बना देता है। ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ के और पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये वाला एज इट इज था, ये एज इट इज था, बट क्या यहां पे पाई बॉन्ड बन चुका है? और यहां पे देखोगे CH सिग्मा के इलेक्ट्रॉन बेटे टूट चुके हैं, ये H+ बन चुका है। क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई? भाई कार्बन की तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की स्टेबिलिटी देखेंगे, हाइड्रोजन की थोड़ी देखेंगे। कार्बन की तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। सेम कहानी, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन होता तो वहां से वो रेजोनेंस कर लेता, लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस कर लेगा। तो क्या ये वाला इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से बॉन्ड बना लेगा? तो देखो,
ये हाइड्रोजन एज इट इज था, ये हाइड्रोजन एज इट इज था। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन से क्या दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना चुका है, क्या स्टेबल हो चुका है। तो सिग्मा CH सिग्मा बॉन्ड अगर आपका बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। जब पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था उसको बोल रहे थे रेजोनेंस। CH सिग्मा बॉन्ड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन। सिंपल कहानी है, ठीक है। व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? अब डेफिनेशन सुनो। हाइपर कंजुगेशन डेफिनेशन है CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। क्या यही हाइपर कंजुगेशन का डेफिनेशन होगा? कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके साथ? विथ वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन, विथ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ फ्री रेडिकल, विथ एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड की कहानी सुन लो। मल्टीपल बॉन्ड क्या इस तरह से होता है? क्या यहां पे वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या ये भी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है? स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा तो क्या देखो ये अपना वीक हटाएगा पहले, तो वीक अगर हट गया तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है? ये CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट हो जाएगा, लेकिन कहां डोनेट होगा? इसके एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि इसके ऑलरेडी बॉन्डिंग के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, बॉन्डिंग में स्पेस खाली नहीं है। अब कहां जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग से, हाँ अच्छा सवाल हुआ। यहां पे देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये यही क्वेश्चन मैं आगे कराता, ये जेई का क्वेश्चन एडवांस का, सुनिए ध्यान से। भाई हम बोल रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आप एमओटी में पढ़ोगे कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से स्टेबिलिटी कम होती है। आप ये एमओटी में पढ़ोगे कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो फिर यहां पे क्यों किया ऐसा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, ये अनस्टेबल हुआ, इसी वजह से तो ये टूटा है। ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, ये अनस्टेबल हुआ, इसी वजह से टूट गया। आया बात समझ में? तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, यहां पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? वैसे भी आप तोड़ते, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए इसलिए तोड़ दो। यही लॉजिक से तोड़ते हैं कि चूंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कैसे होगा? बॉन्ड टूट जाएगा, इसका बॉन्ड टूट गया। अब समझ आया पाई बॉन्ड में बॉन्ड क्यों टूट रहा है? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से क्या अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होते ही क्या अपना बॉन्ड तोड़ देगा। हाँ होगा, जैसे यहां देखो, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। कैसे? अगर माइनस यहां पे किया तो क्या आपको अब रेजोनेंस दिखने लगा, लेकिन वापस आओगे तो फिर से सेम स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट, अगर यहां पे आप आ रहे थे, CH सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है, अगर इसके साथ देखो क्या पाई बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड पड़ा हुआ है ना, तो क्या ये CH सिग्मा बॉन्ड इसके यहां पे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? तो क्या इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते ही अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और माइनस बना लेगा वहां पे। ठीक है? क्यों पाई बॉन्ड टूट रहा है? उसका लॉजिक है कि CH सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये बॉन्ड यहां पे टूट गया, और फिर क्या फर्दर रेजोनेंस हो जाएगा आगे की तरफ। आगे की तरफ 1 2 3 दिख रहा होगा आपको। तो अब जाके हाइपर कंजुगेशन समझ आया। हाइपर कंजुगेशन केवल ऑर्गेनिक में 3 जगह लगता है। समझ गए थे ना? अब देखो ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट समझो। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 जगह लगेगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 जगह लगेगा, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, और पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में तो लग रहा था, है ना? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड से लगा हुए कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन हो, फिर से बोर्ड पे देखना, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड, उससे लगे हुए कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन हुआ तो क्या हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा? कार्बोकेटाइन, बोर्ड पे वापस आओ, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड, इससे लगे हुए कार्बन के पास
डायरेक्टली अटैच कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो क्या ये CH सिग्मा बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन देगा? क्या CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्या CH सिग्मा बॉन्ड यहां भी दे रहा है? एंड सो ऑन, हर जगह CH सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। तो अगर कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच एटम के पास हाइड्रोजन है तो अपना CH सिग्मा बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन देगा और हाइपर कंजुगेशन करेगा, हमेशा CH देगा। हाइपर कंजुगेशन CH सिग्मा का ही प्रॉपर्टी है। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, अगर कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन के पास हाइड्रोजन अगर है तो क्या कार्बन हाइड्रोजन आगे की तरफ बॉन्ड बनाएगा? और इसी को क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ चुका होगा अभी तक? क्या अगर कोई पूछ ले यहां पे, अगर कोई पूछ ले, और अभी पूछूंगा अभी और गलत भी करोगे ये भी बता देता हूं, क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? हाँ, हाइपर कंजुगेशन केवल और केवल कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड में लगता है, कार्बन आयन में नहीं लगेगा। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखते समय हाइपर कंजुगेशन नहीं सोच लेना। समझ में आया? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में केवल मीजोमेरिक और इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। ठीक है, अभी आगे आएंगे हम उस पे। तो अभी तक हाइपर कंजुगेशन ये समझ आया कि अगर आपके पास कार्बोकेटाइन कहीं लिखा हो, फ्री रेडिकल कहीं लिखा हो, या पाई बॉन्ड कहीं लिखा हो, उससे डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर हाइड्रोजन है, उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? तो वही जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसका हाइड्रोजन CH बॉन्ड वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करेगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? अच्छी बात है। इसी को बोला जाता है बेटा, इसके कुछ नाम है, अब ये बाद में लिख रहा। अब स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। लिख लिया था क्या तुमने? थोड़ा सा स्टार्ट कर लिए थे, थोड़ा सा ही काट दो, है ना? हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, आ जाओ। हाइपर कंजुगेशन इसका नाम है, पहले थ्योरी तो क्लियर होगी तब तो क्वेश्चन करोगे। हाइपर कंजुगेशन का नाम होता है बेटा बेकर नाथन इफेक्ट, है ना? बेकार नहीं है, बेकर है। बेकर नाथन इफेक्ट, इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बात क्यों करने लगते हो तुम? क्या इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस, अच्छा ये क्या रेजोनेंस जैसा ही है क्या? भाई रेजोनेंस में भी तो पाई बॉन्ड ही आगे बन रहा था और अगला वाला पाई बॉन्ड टूट रहा था, ये वैसे ही तो हो रहा है, ये वैसे ही तो कुछ हो रहा है। अब ध्यान से देखना, क्या यहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको क्यों बोला गया? तो देखो, क्या पहले बॉन्ड था, बॉन्ड नहीं है? CH सिग्मा का बॉन्ड नहीं है ना, नो बॉन्ड। भाई पहले CH सिग्मा बॉन्ड था, अब देयर इज नो बॉन्ड। CH सिग्मा था, अब देयर इज नो बॉन्ड, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। इसीलिए इसका नाम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला गया? क्योंकि CH सिग्मा रेजोनेंस कर रहा है, CH सिग्मा अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या कई बार इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के नाम से आप देखोगे किताबों में, है ना? और आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है, वो पूछता है किसमें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नाम। वो पूछता है किसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नाम, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। अच्छा इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पररी? परमानेंट। इंडक्टिव भी परमानेंट, मीजोमेरिक भी परमानेंट, हाइपर कंजुगेशन भी परमानेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक, वो टेम्पररी होगा। इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी होगा, बाकी ये कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। एक बार CH सिग्मा बॉन्ड टूटा तो वापस बन नहीं सकता है, इसलिए परमानेंट इफेक्ट, हमेशा हमेशा के लिए CH सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन कहां कहां लगता है? तो ध्यान से देखना, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन
of complete delocalization of CH sigma electron, complete delocalization of CH sigma electron with vacant p orbital, with vacant p orbital of, किसके vacant p orbital से? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ, पूछा गया सवाल है इसलिए लिखवा रहा हूं, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्री रेडिकल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई। एमओटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में हर जगह क्वेश्चन आते हैं उसके। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन के साथ, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल फ्री रेडिकल के साथ, पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड के साथ, यहां हाइपर कंजुगेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास CH सिग्मा बॉन्ड ऐसा दिया हुआ है और CH सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि कंजुगेशन में है, या तो फ्री रेड पॉजिटिव चार्ज, या तो आपके पास CH सिग्मा बॉन्ड आपके पास आ रहा है कंजुगेशन में फ्री रेडिकल के पास, या तो आपके पास CH सिग्मा बॉन्ड आ रहा है पाई बॉन्ड के साथ। या फिर CH सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिल जाए बेंजीन के साथ, बेंजीन में भी तो पाई बॉन्ड है। ठीक है, स्पीकर हर क्लास में आवाज करता है। लिखते वक्त आवाज करता है, बोलते वक्त नहीं करता है। जल्दी लिखो। चलो चलो हटाओ। तुमको तो लड़का पकड़ेगा, मैं बता रहा हूं। टेलीग्राम खोलिए। भेज दिया तो मुर्गा बनाऊंगा, ये भी बता देता हूं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप खोलो। क्लास के बाद मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, वहां पे भेज दिया है, ठीक है। हाँ वैसे ही कुछ है, वैसे ही कुछ है। हाँ वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, बट हाँ 37-38 हजार वाला है, वही है, वही होगा, वही होगा। ऊपर जाओ जरा, 3-4 दिन पहले ऊपर जाओ, 3-4 दिन पहले जाओ, उसके बाद भी आइसोमरिज्म का डाला हुआ है, आप देखिएगा। नहीं है, 3-4 दिन पहले देखो। अच्छा तुम डॉक्यूमेंट्स में देख लिया, नहीं है तो भेज देंगे, और क्या। भेज देंगे, बोल देता हूं, अभी डाल देगा वो। हाँ भाई,
भाई सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बन रहा है, तो स्टेबिलिटी तो कम होनी चाहिए थी, है ना? सही क्वेश्चन है। सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बन रहा है, तो स्टेबिलिटी तो कम होनी चाहिए थी ना हाइपर कंजुगेशन। हाँ, कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये भी तो देखिए। CH सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। दोनों अगर सेम होते तो आपका कंपैरिजन सही होता। ठीक है, आप वैसे देखिए ना, चार्ज डिलोकलाइज हुआ क्या? चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। आइए नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन में अब मैं एक एक करके हाइपर कंजुगेशन आपको करना बता रहा हूं, जिसमें आपके मन में जो डाउट है ना, कौन बॉन्ड टूटेगा, कौन बॉन्ड कैसे होगा, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हाइपर कंजुगेशन हो गया। ये नहीं लिखे हो अभी तक? ये नहीं लिखे हो तो तुमसे OMR भी नहीं भरा जाएगा, इतना स्लो हो गधो। टेलीग्राम खोले हुए हो? बहुत बढ़िया बेटा, दिमाग भी खोल लो कभी। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, बेटा ध्यान से बोर्ड पे। हाइपर कंजुगेशन अब मैं कार्बोकेटाइन में दिखाने जा रहा हूं, बोर्ड पे देख लेना एक साथ। सिंपल सा है। क्या कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? अगर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करेगा, पाई बॉन्ड से कोशिश करेगा। अगर नहीं हुआ तो क्या सिग्मा बॉन्ड से ले लेगा? तो सिग्मा बॉन्ड से ले लिया। अभी देखो कि क्या सारे के सारे 4 सिग्मा बॉन्ड है। अभी भी देखो तो ये वाले कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। भाई हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बट हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट इनकंप्लीट हो गया ना वापस। पर ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। भाई चार्ज बढ़ा, चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ गई। हाँ ये बात आपकी सही है कि सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड कैसे स्टेबल बनेगा, बट आप ओवरऑल स्टेबिलिटी को देखोगे। केवल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड प्लस चार्ज का डिलोकलाइजेशन होना, ओवरऑल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। देखोगे क्या लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से भी ये काम हो सकता है? भाई लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से भी ये काम हो सकता है। इस बार हाइड्रोजन ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या बढ़ गई? उसके बाद नीचे, क्या नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ भी ये सेम काम हो सकता है? फिर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। कुल मिला के मैंने ये समझा, कुल मिला के आपने दिमाग में ये बैठाना है कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ही स्टेबिलिटी आएगा। क्योंकि जितना हाइड्रोजन होगा, क्या चार्ज उतना ही डिलोकलाइज होगा? क्या चार्ज उतना ही घूमेगा, एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां? तो जितना हाइड्रोजन होगा, क्या चार्ज उतना घूम रहा है, और चार्ज उतना घूम रहा है तो क्या स्टेबिलिटी उतनी आ रही है? तो जितना अल्फा एच होगा, अल्फा एच अब क्या टर्म आ गया, तो ध्यान से देखिए। वो जो मैं बता रहा था ना, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये जो कार्बोकेटाइन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन जो हम बोल रहे हैं ना, इसी को आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसी को आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन होना जरूरी है पहली बात तो, और अल्फा कार्बन के पास मिनिमम एक से एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर एक हाइड्रोजन भी हुआ तो क्या हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा? तो नेसेसरी कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की क्या हुई? अल्फा कार्बन का होना और उसके पास एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन। एक से ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। मोर हाइड्रोजन, मोर द चार्ज डिलोकलाइजेशन, मोर द स्टेबिलिटी। अब वापस देखो, अब मैं हाइपर कंजुगेशन आपको बता रहा हूं। कार्बोकेटाइन में तो आपने देख लिया, हाइपर कंजुगेशन आपको मैं फ्री रेडिकल में बता रहा हूं। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, एक एक करके दिमाग में पूरा एस्टैब्लिश करते जाना है। देखो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, क्या फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो ये अपनी कमी पहले तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से करना चाहता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये अल्फा कार्बन पे नजर डालेगा? क्या इसकी नजरें अल्फा कार्बन की तरफ जाएंगी? क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी दिख गया, और अगर हाइड्रोजन दिख गया तो क्या ये बॉन्ड बना लेगा? क्या यहां पे ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो क्या इस फ्री इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बन जाएगा? तो C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये हाइड्रोजन एज इट इज था, ये हाइड्रोजन, क्या इस बार हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है? हाँ ये बात आपकी सच है कि ये वाला तो स्टेबल हो गया, बट हाइड्रोजन क्या हो गया? अनस्टेबल। बट ओवरऑल स्टेबिलिटी तो बढ़ी है ना, कार्बन की स्टेबिलिटी तो बढ़ी है ना। नेक्स्ट,
अब सेम काम क्या लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है? क्या यहां पे डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है और यहां पे आ सकता है? क्या सेम काम नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है? तो सारे हाइड्रोजन बराबर हैं, कोई भी हाइड्रोजन वो काम कर सकता है। तो अगेन वही कहानी आ गई, जितने ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा फ्री रेडिकल डीलोकलाइज हो रहा है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल भी समझ गए। अब हाइपर कंजुगेशन इन पाई बॉन्ड, अब आप पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन इन पाई बॉन्ड। तीन बार टूटेगा, तीन बार बनेगा। यस, एक एक बार इसके साथ, एक बार दूसरे बार इसके साथ, तीसरे बार इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ, मान लो आपके पास डबल बॉन्ड पड़ा है। तो यार ये तो वीक स्टेबल है, बट वीक है, पाई बॉन्ड है ना, वीक से स्टेबल हो रहा है। तो ये कोशिश करेगा स्ट्रॉन्ग से स्टेबल होने की। ठीक है, अब ये कोशिश करेगा, तो क्या इसने पहले पाई बॉन्ड ढूंढा? भाई पाई बॉन्ड दिखा? नहीं दिखा। तो अगर पाई बॉन्ड इसको मॉलिक्यूल में नहीं नजर आया, तो किसकी तरफ नजर डालेगा ये? क्या ये अल्फा कार्बन पे देखेगा? अल्फा कार्बन पे बेटा ये देखा, और क्या इसको 3 अल्फा H नजर आ गए? तो क्या ये 3 बार अब स्टेबिलिटी करेगा अपना? तो क्या होगा, CH सिग्मा बॉन्ड क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा? क्या इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वीक हो गया। ये वीक हो गया तो क्या अपना बॉन्ड तोड़ देगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये आप देखो, एक बार ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लिया, और देखो क्या ये वाला कार्बन जो पहले से वीक पाई बॉन्ड से स्टेबल था, अब वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड से स्टेबल हो चुका है। क्या वो पहले वीक से स्टेबल था, अब वो सिंगल से स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इस चक्कर में ये वाला पाई बॉन्ड बना ले, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी तो बढ़ी। सेम कहानी नीचे वाले कार्बन के साथ, सेम कहानी नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ होगा। अब आप लिख सकते हो, चार्ज डीलोकलाइज हुआ इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई। बहुत सही बात है, कार्बन कार्बन के बीच। बॉन्ड लेंथ कहां से आगे, पहले ये बताओ। बॉन्ड लेंथ की कभी मैंने अभी पूरी क्लास में चर्चा की है? क्यों सोच रहे हो? जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है, जो लग सकता है वही लगाइए। H+ आ जाएगा, यहां पे डबल टूट गया क्या कोई कार्बन? नहीं ना, C डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2-। कुल मिला के ये देखिए, आपको अभी तक आपने ये पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज हो सकता है, लेकिन क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो सकता है? ये हाइपर कंजुगेशन बताता है। ठीक है, पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होगा ये जरूरी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड भी डीलोकलाइज होगा ये हाइपर कंजुगेशन बताता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड क्या हमेशा डीलोकलाइज होगा ना? सिग्मा बॉन्ड केवल डीलोकलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, फ्री रेडिकल के साथ और पाई बॉन्ड के साथ। अब ये पाई बॉन्ड हो सकता है ये वाला हो सकता है पाई बॉन्ड बेंजीन में हो सकता है पाई बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है पाई बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो, कोई भी हो सकता है। आपके सिलेबस में केवल 3 है। ओवरऑल मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ा है, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही घूमा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमने से ओवरऑल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट, जल्दी से इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगा, जितना अल्फा H है उतनी बार हाइपर कंजुगेशन होगा। जैसे आपने कन्फर्मर पढ़ा था, घूमता रहता है अपने आप, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कोई भी कभी भी बन सकता है, पर बनता तीनों है, घूमता रहता है। यस, रूम टेम्परेचर पे टूटता रहता है। आप इतना याद रखिए, नंबर ऑफ अल्फा H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वैसे ही यहां पे आता है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी तो रेजोनेंस ही है भाई, सिग्मा रेजोनेंस है। आपने पाई रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, सिग्मा रेजोनेंस है। एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है। हाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था फ्री रेडिकल में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का ले लिया। फ्री इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड तो बन ही जाता है। कार्बन हाइड्रोजन का
बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों टूटता है? टेम्परेचर दोगे तो कोई भी बॉन्ड टूट जाएगा। क्या कार्बन ऑक्सीजन? नहीं, नहीं टूटेगा वो। कार्बन हाइड्रोजन क्यों टूटता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों का आसपास का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या नॉन पोलर बॉन्ड हो गया? और नॉन पोलर बॉन्ड तोड़ना आसान है। अगर वहीं पे मैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डाल दूं तो पोलर बॉन्ड हो जाएगा, वो नहीं टूटेगा। हाइपर कंजुगेशन में जो H स्टार्ट हो रहा है ना, वो हाइड्रोजन के लिए ही है। हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन का रोल है, बस ये बताया गया है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आगे ट्रांसफर होता है। जैसे रेजोनेंस या मीजोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड डोनेट होता था, यहां पे CH सिग्मा बॉन्ड डोनेट हो रहा है। बस यही कहानी है। नोट करके लिख लेंगे। नोट, नंबर ऑफ अल्फा H, number of alpha H is equal to number of hyper conjugating structure। जितना ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ अल्फा H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो लिखेंगे मोर अल्फा H मोर स्टेबिलिटी। मोर अल्फा H से मोर स्टेबिलिटी क्यों हो रहा है? जितना ज्यादा अल्फा H उतना ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन। अच्छा, क्या विनाश है? उनको बोलो माइक से ना आवाज आ रही है, पर मतलब अलग अलग है ना। और उनको बोलना अगर अभी ठीक ना हो, अगली क्लास से पहले ठीक कर दे। हाँ, नहीं नहीं, क्या तो वो मिर्गी उर्गी चढ़ता है क्या बीच बीच में? हाँ बोलो। हाँ, मैक्सिमम 3, क्योंकि एक कार्बन का 3 ही हाइड्रोजन मैक्सिमम बच सकता है। हाँ हाँ, क्या ये रेजोनेंस है? क्या ये पाई बॉन्ड वाला रेजोनेंस है? तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां क्यों लगा रहे हो आप? ऐसे एक और चीज, आपका भी शायद वही डाउट था कि ये न्यूट्रल से चार्ज बन गया ये वाला, तो कैसे स्टेबल हो गया? भाई वो पाई बॉन्ड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कंडीशंस थी, वो सिग्मा बॉन्ड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की में मत लगा देना। जो आपने अभी तक पढ़ा है ना कि न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, वो पाई बॉन्ड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंडीशन है, वो सिग्मा बॉन्ड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंडीशन थोड़ी है। तो आप यहां वो क्यों लगा सकते हो? नॉर्मल कंपाउंड में ये नहीं लगता, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लगता है। हाँ, आप पूछो। वो नॉर्मल कंपाउंड में नहीं लगता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लगता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये स्टेबल है, कभी नहीं। स्टेबिलिटी तो एनर्जी से देखी जाएगी, ठीक है? नहीं, इन स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी आप नहीं देख सकते, सबकी सेम होगी। कुछ पूछना है? पूछो पूछो, मन में मत रखो, पूछो। हाँ, जहां जहां रूल है वहां वहां बता दिया, जहां रूल नहीं है वहां नहीं बता रहा। ठीक है? कभी कभी ज्यादा सोचना भी खतरनाक होता है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है।
हो गया? इशू आवाज आ रही है, पिछले 3-4 दिन से आ रही है, आप इशू देख नहीं रहे हो। आवाज माइक उसमें, आप जाओ उसके पास, आपको आवाज सुनाई देगी। आप वहां जाओ ना, आपको आवाज सुनाई देगी। देखो, ऐसे लिखने से आता है। अब आ रहा है मैडम? आपको आ रहा है कि नहीं आवाज? बस वही वाला आवाज, और वो डिस्टर्बिंग है पूरी क्लास में, है ना, और वो 3-4 दिन से हो रहा है, किसी ने देखा नहीं। ठीक है, उसको चेक करा लीजिए अगली क्लास से पहले। हाँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, ये हो गया, नोट डाउन कर लिया? तो कुल मिला के आपने ये समझा कि अगर 2 लाइन में आप हाइपर कंजुगेशन अब दिमाग में बिठा लो, ये सब फर्जी बात है। 2 लाइन की ये बात है कि अगर कार्बोकेटाइन दिख जाए, फ्री रेडिकल दिख जाए, पाई बॉन्ड दिख जाए, उसके बगल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा, बस। और जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितना हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। यही बात है कुल मिला के। हाँ, यस सर बोले हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, H प्लस कंपाउंड से अलग टूट गया, क्योंकि H प्लस बना है इसलिए दिखा रहा है, H प्लस बना है इसलिए दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, कितना सारा डाउट है भाई मन में। ये वही चीज थी जो मैं आपको बता रहा था, ये वही चीज थी, तो आप इसको मत लिखो दोबारा, ये तो हटा दो, ये रफ वर्क है। अब आ जाओ, ओवरलैप इन हाइपर कंजुगेशन। जो क्वेश्चन आया था वो था हाइपर कंजुगेशन में ओवरलैप कौन सा है। ये आपको सिखा रखा है, बट फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास CH2 प्लस और यहां पे CH3 है, बताओ कौन सा ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैप तो होगा, बिना ओवरलैप के बॉन्ड बनना नहीं है। कौन सा ओवरलैप हो रहा है? देखिए, यहां पे जो ओवरलैप होता है वो 2s2p नहीं होता है। CH सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप किसके साथ होगा? वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हुआ, कोई पी पाई नहीं होगा, विथ वैकेंट p ऑर्बिटल, विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। और CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप थोड़ी हो रहा है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एक ऑर्बिटल होगा, इसका एक ऑर्बिटल होगा, ये 2p और 1s के ओवरलैप से बना होगा, है ना। 2p 1s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेगा वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। फिर से ध्यान दीजिए, CH सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करेगा वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना पैरेलल में, पाई बॉन्ड पैरेलल में बनता है, तो ऐसे ऐसे इंटरेक्शन होता है। तो CH जो 2p 1s का जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, 2p 1s का ओवरलैप किसके साथ हो रहा है? वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहा है किसके साथ? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो CH सिग्मा को ही आप लिखोगे 2s 1p सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद वैकेंट p ऑर्बिटल, 2p 1s। अब लिखो नेक्स्ट, अगर मान लो फ्री रेडिकल है तब किसका ओवरलैप होगा? इन केस ऑफ फ्री रेडिकल तब किसका ओवरलैप होगा? तो ऑब्वियसली यहां पे हाफ फील्ड आ जाएगा, तो यहां पे सिंपल आ जाएगा, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। लिख लो साथ साथ। और CH ओवरलैप कौन सा है? CH सिग्मा कौन सा है? 2p1s। तो क्या 2p1s सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहा है विथ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 आता है। यहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां हाइपर कंजुगेशन तो ठीक है, सब पढ़ के आ जाएंगे हाइपर कंजुगेशन, ओवरलैप पूछा गया था। तो क्या यहां पे CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल के साथ हो रहा है? लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में 3-4 बार पूछ चुका है। ठीक है, आपके समय में एक बार आया है 2016 या 17 में। CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप
वेट, जिसको जिसको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पढ़ना है एनसीईआरटी, वो मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, आप देख लेना। उसके 15 पॉइंट्स लिखा दिए, उससे बाहर है ही नहीं, है ना। और आप देखोगे अगर उसको पढ़ के तो लगेगा कि फर्जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ नोट्स में है ना, एवरीथिंग नोट्स में। हाँ, एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए एनसीईआरटी कैसा चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधे एनसीईआरटी पढ़ते, वो ये दिन याद करना जब तुम घर से आए थे शक्ल उठा के, और फिर उस हिसाब से पढ़ना, तो कुछ नहीं हवा लगेगा, ठीक है। वहां पे कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्या ओवरलैप, सीधा दे दिया काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसलिए जो जिसने पढ़ा है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब वो पढ़ोगे तो लगेगा कितना बेकार लिखा हुआ है, ये सब तो आता है, इससे ज्यादा आता है, आपको ऐसी फीलिंग होगी, है ना। और वहां पे सारे टॉपिक्स कवर्ड है, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक, साइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड, सारे पढ़े हुए हैं। तो आप चाहो तो एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो उसको, ठीक है। हाँ, एक ही में पूरा कवर्ड है, आई थिंक 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर, उसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का पूरा कवर हो जाएगा। 1.5x पे लगाना, कवर कर लेना। और उसमें 14 लाइन है, बस 14 लाइन है, 14 लाइन में पूरा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में कवर है, बाद बाकी फर्जी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। क्या इनऑर्गेनिक कराएंगे इसके बाद, अभी इनऑर्गेनिक पहले डिटेल करा लेते थे, अभी स्टार्ट कर रहा हूं इनऑर्गेनिक डिटेल। थर्सडे, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है ना, परसों से इनऑर्गेनिक में, नो नो, क्लासरूम, पहले क्लासरूम पढ़ाएंगे, क्लासरूम मतलब क्लासरूम जैसा डिटेल लेक्चर पढ़ाएंगे, है ना। वन शॉट नहीं कराएंगे, वन शॉट अब मैं सोच रहा हूं कि छोड़ ही दूं, नहीं कराऊं, है ना। एग्जाम वगैरह में देखा जाएगा, मेरा तो अब मन नहीं करता। ऑफलाइन में इतना मिल रहा है बहुत है, ठीक है। एनसीईआरटी इधर ऑफलाइन में नहीं पढ़ाई जाती, यूट्यूब पे है आपके सपोर्ट के लिए, आप जाके देख सकते हैं। भाई 1.5 घंटे का लेक्चर है, अब इतना तो आप देख ही सकते हो, उसमें भी आपको मास्टर से यहाँ मजदूरी करानी है। अरे मैडम, यूट्यूब खोलिए, कल लेक्चर लिया है मैंने, एनसीईआरटी डीप लाइन ही लिया है, तो ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तभी तो, 4 चेहरे मेरे थोड़ी हैं। भाई तुम्हारे अतरंगी डाउट्स क्यों होते हैं भाई, देखो मैं आपको बताऊं, कुरकुरे खाना छोड़ दो, सारे मन के डाउट खत्म हो जाएंगे। फ्रूट्स खा रहे हैं तब भी ये आ रहा है, आप लोग उसको फॉलो करते हो भाई, एनी चांस समय रहना को, है ना, जानते होगे, बहुत बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियंस, है ना। हाँ हाँ, अभी उसका इंडियाज गॉट लैटिन चल रहा है, उसका सीरीज सब अपडेटेड है भाई, नमन अरोरा पूरा, ठीक है। मैंने तो लेटेस्ट एपिसोड अभी आया है ना, वो इतना फर्जी है, मतलब महीप सिंह वाला ठीक था, बाकी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। महीप सिंह और उर्फी वाला ठीक था, है ना, बाकी तो ऐसे ही था। लड़कियां जानती हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, क्या होता है स्टैंड अप कॉमेडी, नहीं जानते हो। हमें लगा था कि तुम लोग तो वो देखते होगे, कभी सास भी बहू थी, है ना। वो क्या चलता था यार, मानव मानव और रचना, याद है, याद है ना। हाँ, गोपी गोपी, यस यस, रसोड़े में कौन था, है ना। अरे भाई, गोपी और राशि, अरे मैंने देखा है मम्मी के साथ, कैसी बातें कर रहा। अरे एक बात बताओ, अगर आप खाना खाने बैठे होगे तो आपकी मम्मी भी बैठेंगी खाना खाने, उनका चलेगा आपका चलेगा, उनका चलेगा। मैं ईयरफोन लगा के बैठता था, अपना यूट्यूब देखता था। अब इतना तो आपका नजर चला ही जाता हो, नाम पता हो, और लड़की का नाम है, कैसे नहीं पता हो, मैं लड़का हूं भाई।
लेकिन वैसे लोग होते थोड़ी है नॉर्मल लाइफ में यार। वो गोपी जितनी वहां पे क्या शिष्टाचार दिखाते हैं भाई, आजकल वैसी सास बोल के देखे, ओए होए, सास बाहर, घर के बाहर मिलेगी वो, है ना। तो ठीक है, अच्छी चीज है। क्या कह रही है, क्या कह रहे हो? भाई तुम्हारा शादी लंबा टिकेगा भाई, है ना। तुम्हें हर गुण है, वो तुम 36 गुण वाले नहीं हो, तुम सर्व गुण संपन्न वाले हो, है ना। हे भगवान, चलो नाइस, अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, बट बस डॉक्टर बन जाए तो इम्प्लीमेंट कर लेना, नहीं बन पाए तो फिर सिखा लेना किसी और को। देखो 2p1 is सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब भी पाई बॉन्ड दिख जाए आपके पास, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आ जाए, यही ओवरलैप। चलिए नेक्स्ट, और इसी को एनसीईआरटी कहता है सीएच सिग्मा फील्ड ओवरलैप। अब एनसीईआरटी कुछ तो फंसाएगा, उसने कहा सीएच सिग्मा फील्ड ओवरलैप विद पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, सीएच सिग्मा फील्ड ओवरलैप विद हाफ फील्ड, सीएच सिग्मा फील्ड ओवरलैप विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। व्हाट फील्ड क्यों लिखा उसने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एनसीईआरटी कह रहा है ये सीएच इलेक्ट्रॉन ना बोलो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। गुड, इनको ये लगा कि ये वाला फील्ड है, मैं ये वाला फील्ड की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फील्ड की बात कर रहा था। कुरकुरे छोड़े हुए कितना समय हुआ, अभी तक असर है? आज सुबह खाए हो? सुबह से छोड़ा है। लड़कों तुम तो नहीं खाते हो ये सब, कुरकुरे वगैरह तो नहीं खाते हो ना? अच्छी चीज है। पैकेट, पैकिंग का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छी चीज करना चाहो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है मोरिंगा पाउडर, अगर आप अपने पास रखना चाहो तो मोरिंगा पाउडर रख लो, इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, है ना। आई हैव टेस्टेड इट मल्टीपल टाइम्स और मैं रोज लेता हूं। मोरिंगा पाउडर मार्केट में मिल जाएगा आपको। मोरिंगा क्या होता है, सहजन जानते हो, ड्रम स्टिक्स, अंग्रेजों ड्रम स्टिक्स, और हमारे बिहार में सहजन बोलते हैं उसको, उसकी सब्जी बनती है ना, उसी का पाउडर होता है, उसी को इंग्लिश में बेटा मोरिंगा बोलते हैं। हॉस्टल में नहीं मिलता है तो हॉस्टल में क्यों मिलेगा पाउडर भाई, है ना। तो मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा इस अर्थ पे वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स वाला चीज होता है, ठीक है ना, सहजन, है ना, बहुत अच्छा चीज होता है। आप चाहें तो मोरिंगा पाउडर अपने घर पे रखिए, ऑर्गेनिक से खरीदिएगा, कोई जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं, केमिकल ना हो उसमें, ठीक है। आप खाइए एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर मेमोरी। खाना कैसे होता है, पानी में पाउडर मिलाओ, हॉर्लिक्स पीते हो ना, वैसे ही सब्जी बना के खाओ, क्या दिक्कत है। बट रोज सब्जी तो नहीं खा सकते ना, तो रोज ऑर्डर कर लेना, ऑर्डर कर लेना, किसी अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा, मोरिंगा पाउडर मिल जाएगा। शांत 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 शांत, गदाधारी भीम, शांत। अब पढ़ाई कर लेते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन कब होगा, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या एक ही कंडीशन है, अभी बताइए, कि एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना जरूरी है। अगर अल्फा एच होगा तो वही एच टूट के आगे पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर आपके पास कंडीशन नंबर 1, एक ही कंडीशन ही होती है, इसको लिख लो साथ में, एटलीस्ट 1, वन, एटलीस्ट 1 अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। एटलीस्ट 1 अल्फा एच आपके पास होना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कंडीशन एक ही है बेटा, कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एटलीस्ट 1 अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। बस एक लाइन का है ये। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में करेंगे, पहले कर लो ये वाला, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये हो गया, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें जल्दी। आपको ये बताना है कौन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। कुछ कंपाउंड्स में दे रहा हूं, आपको बस ये चेक कर लेना अल्फा एच है कि नहीं। अल्फा एच के लिए अल्फा कार्बन पहले देखना होगा, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हाइड्रोजन दिया हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अल्फा कार्बन की एक कंडीशन है, वो भी लिख लीजिए। अल्फा कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड। ध्यान रखिएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। अगर sp3 नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन, वो अल्फा कार्बन नहीं कहेगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन किसके साथ डायरेक्टली अटैच? कार्बोकेटाइन के साथ, फ्री रेडिकल के साथ, और मल्टीपल बॉन्ड के साथ। इसके साथ अल्फा, अल्फा कार्बन ये होता है, और अल्फा एच क्या है? हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन इज अल्फा एच। हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन इज अल्फा एच। टेस्ट में मीजोमेरिक तक आ रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगली बार आएगा। क्योंकि जब टेस्ट का सिलेबस बना था तो उस समय के हिसाब से मीजोमेरिक ही हो पाता, बट आप कितने अच्छे हैं, आप सिलेबस से आगे चल रहे हैं। वाओ, थैंक्स टू संडे। संडे को धन्यवाद है कि आप आगे चल रहे हैं, है ना। ओवरऑल सिलेबस डिले होगा भाई 5-7 दिन, ज्यादा नहीं। ठीक है, 5-7 दिन का डिले होगा ओवरऑल। उड़ा के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए। 5 दिन में ऐसा कौन सा तीर मार लोगे, है ना। वैसे भी नवंबर में खत्म होना है, 5-7 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, 10 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। चलिए, क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं करेगा ना। क्या यहां पे अल्फा कार्बन है? तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन सोचना ही नहीं है। क्या यहां पे अल्फा कार्बन भी है? कितने अल्फा एच है? क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? क्या ये यहां अल्फा कार्बन ही नहीं है? अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। सही बताओ, कार्बनाइन में हाइपर कंजुगेशन यहां पे बता दो। क्या यहां पे पाई बॉन्ड नजर आया? पाई बॉन्ड के बगल में डायरेक्टली अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा एच, हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट, क्या एक सेकेंड, बेंजीन से आपको यह लग सकता है कि बेंजीन से डायरेक्टली, शांत, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये तो sp3 है नहीं, अल्फा कार्बन होगा नहीं। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच sp3 को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो sp3 है नहीं, अल्फा कार्बन बोलेंगे नहीं। तो किसी भी केस में ना डबल बॉन्ड के हिसाब से ना बेंजीन के हिसाब से अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो नहीं शो करेगा। इस वाले केस में क्या यहां अल्फा कार्बन है और एक हाइड्रोजन भी है, तो यहां पे 1 अल्फा एच है, कम से कम 1 अल्फा एच है, तो हाइपर कंजुगेशन शो कर जाएगा इस वाले केस में। क्या ये बेंजीन करेगा? क्या बेंजीन कर रहा है? बेंजीन के पास अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा एच भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन होगा ना। नेक्स्ट, यहां पे आइए, ये कर रहा है ना, एल्कीन तो कर रहा है। एल्कीन के पास यहां पे क्या 3 अल्फा एच दिख रहा है? क्या ये हाइपर कंजुगेशन करेगा? ये वाला पाई बॉन्ड दिख गया, अल्फा कार्बन दिख गया, 3 अल्फा एच हो गया, हाइपर कंजुगेशन भी हो जाएगा।
अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हो या ना हो। 6 नंबर, sp3 नहीं था ना, इसलिए अल्फा कार्बन नहीं, वो sp2 है, डबल बॉन्ड है वो। sp3 लिखवाया है बोर्ड पे, देखिए फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, sp3 लिखवाया है आपने, राइट। sp3 होगा तो ही आप अल्फा कार्बन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। क्या यहां पे आपको नजर आया, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन मार्क कर दिया, 3 है इसके पास, 3 इसके पास, टोटल कितना, 6 अल्फा एच। कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट पहले मार्क कर दो, क्या अल्फा कार्बन हमने मार्क कर दिया, 3 यहां दिखा, 3 यहां दिखा, 1 यहां दिखा, 1, तो क्या 7 हो गया टोटल। चलो नेक्स्ट, दूसरे वाले में क्या अल्फा एच, एल्कीन के बगल वाला पहले मार्क कर दो, क्या 12 दिख गया, क्या 12 हो गया, यहां पे आ जाओ, क्या ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी है, 3 2 5 और 2 7 है क्या, तो क्या 7 अल्फा एच नजर आया। अगले क्वेश्चन में क्या डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन मार्क कर दो, क्या 2 2 4 और 2 6, 6 अल्फा एच हो गया, यहां पे अल्फा एच बताइए, क्या ये अल्फा कार्बन है, ये है, ये भी है, ये भी है, क्या एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, 4 अल्फा एच। नेक्स्ट, क्या बेंजीन दिख गया, क्या ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो क्या 3 यहां पे और 1 यहां पे, 4 अल्फा एच। इस वाले केस में आ जाओ, है भाई है, अब होगा ना, क्या यहां पे अल्फा कार्बन यहां और यहां दिख रहा है, 3 और 1 4 दिख रहा है, अगर मैं यहां पे मान लो कार्बोकेटाइन लगा देता हूं, अब बताओ, दोनों है, तो देखो ध्यान से बोर्ड पे, यहां पे क्या, यहां पे आपके पास क्या ये वाला 3 अल्फा एच डबल बॉन्ड का है, इधर 2 है और इधर 2 है, ये पाई बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा एच, टोटल काउंट करने पे 7। क्या ये sp3 है, आंसर आ गया, sp3 को अल्फा कार्बन बोलते हैं, 2 2 4 और 3 7, टोटल अल्फा एच, पाई बॉन्ड की वजह से 3, कार्बोकेटाइन की वजह से 4। नेक्स्ट, हाँ ये कार्बोकेटाइन इसके साथ 4 के साथ हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, पाई बॉन्ड के साथ ये 3 शो करेगा, ओवरऑल 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने अल्फा एच उतना हाइपर कंजुगेशन उतनी स्टेबिलिटी। अब आपके पास आएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नहीं यही आएगा, हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन रिंग। हाइपर कंजुगेशन बेंजीन रिंग से पहले वो जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखा है ना, उसी में आप ऐड कर लीजिए, यहीं पे छोड़ो, आगे कर लो, चलो ये लिखना भी होगा आपको, जल्दी से लिखो, फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट कराते हैं जल्दी। अल्फा एच, लिखते लिखते एक बात सोचो कि मीजोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है नहीं, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है या नहीं, आसानी से कौन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज आसान होगा या सिग्मा, पाई आसान होगा, तो जो काम आसान होता है वो ज्यादा होता है, तो मीजोमेरिक क्या ज्यादा होगा, इसीलिए मीजोमेरिक स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। अब ये लिखवाऊंगा, इंडक्टिव सबसे कम होता है, इंडक्टिव में तो एक ही बॉन्ड है, इन लोगों में कम से कम 2 बॉन्ड तो बन रहा है, हो गया, जल्दी करो भाई।
हो गया क्या? जल्दी भैया जल्दी। एक मैंने कल वीडियो तो बना दिया था ऑनलाइन वालों के लिए, आपको भी बता देता हूँ। जिंदगी में एग्जाम ये सब कुछ नहीं है भाई, है ना। AIR 1 आने के बाद लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या जिंदगी है ना। AIR 1 आपको पता है ना, 2017 में, 2017 में नवदीप का AIR 1 आया था, राइट। और बड़ा धूमधाम मनाया गया था, अखबार टीवी न्यूज, हमें तो पता ही है। हम इंडिया वाले, हम इंडियन अभी भी माना जाता है कि हम स्लेव नेचर के हैं, मतलब हम भक्ति ज्यादा ज्यादा करने लगते हैं। यहाँ पे देखो डॉली चाय वाला भी चल रहा है, चलना चाहिए था उसको। क्या बकवास, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? एज अ कंट्री वी आर डूइंग सच अ शेम, मतलब कितना बुरा है हमारे कंट्री के लिए कि कितने साइंटिस्ट को हमने आज तक बिना पैसे के, बिना सपोर्ट के उनको मार दिया। पर हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? डॉली चाय वाला। हम किसको सपोर्ट करते हैं? वो चले, कौन सा था वो, स्कूटर स्कूटर करके एक गाना नहीं हुआ था, दिन चेक। क्यों शेयर करना है भाई? ऐसी चीजों को तो छुपा दिया जाता है, ऐसी चीजें अगर सामने आए तो उनको हटा देना चाहिए, राइट। और हमारे आज भी बता दूं, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे ही बेचारे गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, क्यों? उनको सपोर्ट नहीं है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो खैर एज अ कंट्री तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अजीब ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे जब जिस कंट्री में अगर वो वायरल हो रहा हो, छीन टपाक डम डम, क्या उम्मीद लगा सकते हो? क्या उम्मीद लगा सकते हो कि हम नासा पे जाएंगे, हम मून पे जाएंगे? हद हो गया मतलब। लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए, ये सुसाइड मोर ऑफ द, मेरा जो मानना है कि वो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ का की वजह से हो सकता है, राइट। क्योंकि करियर वाइज, पैसे वाइज तो उसको दिक्कत तो नहीं थी, राइट। मैमसी से जो पीजी कर रहा है, मैमसी का पीजी इज वर्ल्ड में जाना जाता है, राइट। एम्स का पीजी, मैमसी का पीजी वर्ल्ड में है, इंडिया में नोन नहीं है, वर्ल्ड का कैटेगरी है उसका। तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत इश्यूज आएंगे यार, लेकिन समय देना चाहिए, है ना। कुछ समय के लिए इंसान को छोड़ दो, क्योंकि आपके हाथ में चीजें नहीं है, राइट। सही समय पे सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी, आप सब सही होता चला जाएगा। हम समय से आगे उम्मीद लगाने लगते हैं कि मेरा अभी हो जाए, अभी मैं एक रात में करोड़पति हो जाऊं, एक दिन में मेरे सारे, मतलब मैं सेलेक्ट हो जाऊं। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको सब कुछ 6 महीने साल भर का पूरा एक टाइम देना पड़ता है, प्रोसेस है, उसके बाद आप आगे बढ़ पाते हो, राइट। एक ही दिन में, एक ही चीजों में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है लाइफ में, है ना। जिंदगी जीना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू, हमने दिमाग में पता है क्या भर दिया गया है? आपकी गलती नहीं है, हमारे दिमाग में शुरुआत से भर दिया गया है कि अगर हम नौकरी नहीं किए, क्योंकि हम गरीब देश है, राइट। अगर हम नौकरी नहीं किए, हमारे पास पैसे नहीं हुए, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि मैं आपको बता देता हूं, पैसे आप बहुत अच्छे कमा सकते हो इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, राइट। अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ जो एसएमईज काम करते हैं, हमारे नीचे जो पीपीटीज बनाते हैं, वो लोगों की सैलरी अच्छी खासी होती है भाई। 15 लाख से स्टार्ट होता है सैलरी, 15 lakhs, राइट, एंड इट गोज अप टू 50 lakhs, अच्छे अच्छे नॉलेज वाले। तो बस आपको अगर सब्जेक्ट आता हो तो, राइट, बस उसको पीपीटी आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। इट गोज अप टू 30, 40, 50 lakhs, राइट। मेरे और जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बन के ही सब कुछ होगा भाई, डॉक्टर बिना बने भी हो सकता है ना। तो ये उसमें नहीं पड़ना है, उस रैट रेस से बाहर आइए। हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, और अच्छा करेंगे, उसमें क्या है ना। अभी मैं आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आइजर की तरफ भी थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, नाइजर की तरफ भी थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, IASC की तरफ भी दिमाग दौड़ाइए, है ना। और मैं लास्ट वीक में वीडियो तो नहीं किया, इस वीक में जरूर करूंगा आइजर वाली वीडियो। मतलब मैं खुद शॉक हूं, मैं खुद इम्प्रेस्ड हूं कि हमारा स्टूडेंट अगर जाके आज 4.5 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, दैट्स वेरी गुड अमाउंट, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि किस फैमिली बैकग्राउंड को मैं पढ़ाता हूँ, है ना। उनके लिए 4.5 लाख रुपए एक महीने में बहुत है,
राइट। अगर वैसा मिल गया तो अच्छी बात है, जाओ फॉरेन जाओ, एंजॉय करो जिंदगी थोड़ा सा, और पैसे भी कमाओ, है ना। प्लस आप रिसर्च में जाओ, आपके दिमाग में भर दिया गया है कि नहीं नहीं सीए ही अच्छा है, इंजीनियरिंग ही अच्छा है, मेडिकल ही अच्छा है। हमारे पास भी वैसे ही हुआ था, हम लोग उसी के तो मारे हुए लोग हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर बने थे, कहाँ सॉफ्टवेयर बना रहे होते, आगे वापस जो करना था वो कर रहे। स्लाइड जल्दी जल्दी। तो इसलिए अब टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का, बिंदास होके जो सामने आ रहा करते जाओ। बन गया? हो गया? दीवारें खराब कर दिया तुमने। क्या दीवार नहीं है? रियल दीवार नहीं है ये, एक बार सर लगा के देखना इसमें, पता चलेगा रियल है कि नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही रिएक्शन वापस आएगा। जल्दी लिखो जल्दी, जब भी आपको शक हो कि दीवार सही है कि गड़बड़ है। कौन सा वाला? कौन सा कार्बन? ये वाला ना, ये वाला। हाँ, नहीं नहीं, डायरेक्टली अटैच ही अल्फा कार्बन, बस उसके आगे नहीं देखना। हो गया? मुंह बंद कर लो भाई। हो गया? नोट डाउन कर लिया? हो गया ना? आप पढ़ना है रेजोनेंस इन हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन रिंग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हाइपर कंजुगेशन। अल्फा एच देखना है, अल्फा एच ज्यादा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, बस अल्फा एच बस 3 जगह देखना है, पाई बॉन्ड, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, बस। कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है आप।
एक बच्चे का कल मैसेज आया था, अमित, मेरा स्टूडेंट था वो, 2 साल पहले, अब हुआ है उसका, अब मतलब इस बार उसको धनबाद का मेडिकल कॉलेज मिला है। तो बड़ा अच्छा लगा जान के, क्योंकि वो बहुत बहुत एवरेज था, बहुत एवरेज, मतलब मुझे उम्मीद तो नहीं थी, बहुत एवरेज था दिमाग, मतलब बाई ब्रेन, लगे फाइनली उसने मेडिकल कॉलेज ले ही लिया। राइट, उसको मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था, फिर वो ऑनलाइन से पढ़ने लगा, तो वो सामने नहीं था, तो बट ऑनलाइन में लगे कल उसका जब रिजल्ट देखा, जब तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने बोला स्कोर कार्ड भेजो, तो उसने फाइनली अलॉटमेंट लेटर भेजा। अलॉटमेंट लेटर में जब कॉलेज मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तो मेरा बड़ा खुशी हुआ, मतलब क्योंकि जब आपका कोई उम्मीद तोड़ देता है तब बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो उसको मैंने बुलाया है, अभी बुलाऊंगा, इतनी सा है ना, और अपने इधर का ही है, बिहार में रहता था बट था वो झारखंड का, तो उसको कॉलेज मिल गया, वहाँ पे अलॉट हो गया, बड़ा अच्छा, मतलब नाइस थिंग, गुड थिंग। आप लोग भी ऐसे उम्मीद तोड़ो। हो गया, लिखे, हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन रिंग, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाएंगे आपके पास। देखो, अगर बेंजीन में, पहले मुझे बता दो बोर्ड पे देख के, क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, 3 अल्फा एच है, 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। पहली बार हाइपर कंजुगेशन कराओगे तो क्या आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि उसमें से क्या एक CH सिग्मा बॉन्ड टूट चुका होगा, एच CH सिग्मा बॉन्ड टूट चुका होगा और वो H प्लस बन चुका होगा। क्या ये क्लियर है? तोड़ के लिखो या सही है? नहीं भाई, ऐसे लिख लो, अब चमकेगा। क्या एक CH सिग्मा बॉन्ड टूटेगा? अगर एक CH सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा? 2 एज इट इज रह जाएंगे, एक टूट गया, H प्लस बना लिया। अगर यहां पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या यहां माइनस बन जाएगा? और फर्दर क्या रेजोनेंस आपको दिख रहा है? 1 2 3 आगे की तरफ, आगे की तरफ रेजोनेंस दिख रहा है। आप 1 2 3 रेजोनेंस करा लीजिए, तो रेजोनेंस में माइनस चार्ज बेटे यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, साथ में लिख लीजिए, अब तो कोई इसमें है नहीं बहुत रॉकेट साइंस। आप जब और रेजोनेंस कराएंगे तो यहां पे माइनस चार्ज चलाएगा। क्या ये मीजोमेरिक की तरह हो रहा है? क्या मीजोमेरिक भी तो यही बोला था, ऑर्थोपेरा पे ही तो बढ़ रहा था वहां पे नेगेटिव चार्ज, है ना? चलो नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे फाइनली रेजोनेंस करा दूं तो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन गया। ऊपर वाले में कहा? ऊपर इसमें थर्ड वाले में नेक्स्ट, अब आपके पास अगर आपने इसका हाइब्रिड बनाया, अगर आप इसका हाइब्रिड, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हाइब्रिड बना सकते हैं, तो हाइब्रिड हमने बना दिया। अगर आपने हाइब्रिड बनाया तो बेंजीन में तो पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और यहां पे अपना हाइड्रोजन बार बार अपना टूट रहा था। ऊपर की बात नहीं करेंगे, लेकिन देखो, क्या प्लस एच से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है? प्लस एच से CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो हो रहा है। तो प्लस एच ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, कहां पे बढ़ाई है? ऑर्थोपेरा पे। तो यहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज आपको लिखवाऊंगा कि जैसा आपका प्लसएम था, लिखो लाइक प्लसएम, देख लो, लिखो मत, लाइक प्लसएम, प्लस एच भी क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसा प्लसएम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, प्लस एच भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्या? अच्छी बात है, लिखो मत अब ध्यान से, जैसा प्लसएम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था, प्लस एच भी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा, कहां पे करेगा? ऑर्थोपेरा पे करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है? तो जैसा प्लसएम चल रहा था एकदम सेम चल जाएगा और प्लस एच के लिए, तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा, तो क्या एक्टिवेट हो गया?
तो क्या इसको बोल दूं कि ये रिंग एक्टिवेटिंग हो जाएगा, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। जैसा प्लस एम में चल रहा था वैसा ही प्लस एच में चलेगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह अब मैं यहां पे माइनस एम लिखवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रहे, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पे इस बार CCH3 के बजाय CCl3 लग जाए, CCH3 के बजाय CCl3 लग जाए। अब देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? CH सिग्मा बॉन्ड कर रहा था ना, यहां तो CCl है, अब ये नहीं करेगा। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। Cl क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? तो क्या ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ होगा, कार्बन की तरफ जाएगा? तो देखो अगला स्ट्रक्चर क्या कुछ इस तरह से बन रहा है। ये पाई बॉन्ड आगे चला गया कार्बन के पास, कार्बन आ चुका है, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो चुका है, Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। ठीक है, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या यहां पे Cl और यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से देखो, जैसे CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है वैसे ही CCl सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, Cl माइनस बना लिया। कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरी करेगा, ये पाई बॉन्ड। अगर यहां से पाई बॉन्ड डोनेट हुआ तो क्या प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या आप रेजोनेंस करोगे, क्या फर्दर रेजोनेंस करोगे तो प्लस चार्ज नीचे पैरा पे चला गया, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, Cl एज इट इज। जैसे CH3 का CH सिग्मा बॉन्ड डोनेट होता है वैसे ही CCl3 में माइनस एच लगता है। एक ही माइनस एच आपको पढ़ना है CCl3 का, बाकी माइनस एच होता है बट आपके सिलेबस में नहीं। तो आपके सिलेबस में CH3 का प्लस एच पढ़ना है और CCl3 का माइनस एच पढ़ना है। तो जैसे CH सिग्मा बॉन्ड डोनेट करके पाई बॉन्ड बना रहा है, इस बार ये CCl3 पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखो फर्दर जब रेजोनेंस कराओगे तो क्या प्लस चार्ज वापस ऑर्थो पे चला गया, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे इधर Cl और Cl माइनस बना हुआ है। क्या फर्दर रेजोनेंस कराओगे, और जब फर्दर रेजोनेंस कराओगे तो आपके पास पाई 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 और यहां पे CCl3 वापस बन जाएगा। तो देखो -m ने इलेक्ट्रॉन खींचा, लेकिन कहां से खींचा भाई, -m ने इलेक्ट्रॉन खींचा, लेकिन क्या आपको दिख रहा है ऑर्थो पैरा से खींचा हुआ है। अगर आप हाइब्रिड बना लो तो डेल्टा प्लस कहां पे आ रहा है, क्या ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, क्या प्लस एम में भी यही हो रहा था। सिंपल कहानी थी, प्लस एम में भी यही हो रहा था, सॉरी माइनस एम में भी यही हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन क्या ऑर्थो पैरा से खींच रहा है। सिमिलरली -H भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या ऑर्थो पैरा से ही खींच रहा है। लेकिन अब में अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि मेटा पे, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जाता है क्या वही डायरेक्टिंग लिख देते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, तो रिंग एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो क्या ये सेम हो गया प्लस एम माइनस एम जैसा, प्लस एम माइनस एम इक्वल टू प्लस एच माइनस एच। प्लस एम बस पाई इलेक्ट्रॉन से दे रहा था, क्या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा। माइनस एम क्या पाई इलेक्ट्रॉन से खींच रहा था, क्या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है। CCl सिग्मा इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है, बोलो समझ में आया। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस एच कौन दिखाएगा, CH सिग्मा बॉन्ड, माइनस एच कौन दिखाएगा, CCl सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया। प्लस एच के लिए माइनस एच केवल एक है CCl3, प्लस एच केवल एक है CH3। ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह क्या 3 हाइपर कंजुगेशन है, तो क्या ऐसे ऐसे 3 बार होगा, तो एक की वजह से अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो 3 की वजह से 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह एक Cl की वजह से 5 बना है तो दूसरा Cl बनेगा, फिर से सेम कहानी, तीसरा Cl टूटेगा, फिर से सेम कहानी, 15 हो जाएगा। क्या हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा, बट फर्स्ट स्टेप इज हाइपर कंजुगेशन ओनली। उसके बाद तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ही रेजोनेंस हुआ ना, तो मैंने इसीलिए बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए खैर उस पर नहीं पड़ी कौन कितना बनेगा, प्लस एम माइनस एम की तरह प्लस एच माइनस एम। अब मान लो एक और चीज, मैं हाँ अब आ जाओ ध्यान से, अगर मैं यहां पे एक बनाता हूं CCl3, मान लो यहां पे मैंने CH3 के बजाय CCl3 बनाया।
अब CCl3 को मैंने यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ कराया, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्या हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं होगा? क्यों? -H होगा ना भाई, पाई बॉन्ड है, अल्फा कार्बन है और क्लोरीन दिख जाए अगर तो क्या -H हो जाएगा? अगर हाइड्रोजन दिख रहा था तो +H हो रहा था, तो Cl दिख जाए तो -H हो जाएगा। तो क्या इस बार मान लो ये वाले Cl ने इलेक्ट्रॉन ले गया होगा? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले गया होगा? तो देखो ये वाला तो एज इट इज पड़ा हुआ है, क्या ये Cl- बना लेगा? क्या ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा? और ये पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा तो कुछ इस तरह से बन रहा है, CH2+। बोलो हाँ या ना? क्या इस बार दूसरा वाला Cl भी सेम काम कर सकता है? तो आपके पास सेम स्ट्रक्चर दूसरा वाला Cl बना लेगा। क्या तीसरा वाला भी सेम काम कर सकता है? तो तीसरा वाला भी बेटे आपके सामने सेम बना लेगा। तो जैसे +H चल रहा है वैसे ही -H चल रहा है। इस टॉपिक को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना -H वाला, इस टॉपिक को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। लिख लीजिए, पीछे से लिखना होगा आपको, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जैसे +M है वैसे ही +H है। हाँ हाँ हाँ, पाई बॉन्ड दे रहा है। हाँ यस, क्या क्या फिर से ब्रैकेट में डाल लीजिए। +H और -H, देखो अगर अल्फा कार्बन पहचानने आया, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कार्बन, पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यही था। अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो क्या CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो रहा है? ये +H दिखा रहा है। अगर अल्फा H के बजाय अल्फा Cl हो जाए, H को हटा दो Cl से रिप्लेस कर दो, तो क्या इस बार Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा? तो अपनी तरफ खींच लिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया सारे, इसी को कहते हैं -H। तो हाइड्रोजन रिएक्शन में तो है ही, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है वहां तो हाइड्रोजन रहेगा ही। ऐसा थोड़ी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐसे गायब नहीं हो जाएगा। बीकर में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन हाइड्रोजन है बट अलग हो गया, मॉलिक्यूल से अलग हो गया, बट वो उसी सॉल्वेंट में घूम रहा होता है। बस Cl -H, बस Cl होता और में भी है, होता Br में भी है, आयोडीन में भी है, बट इन योर सिलेबस इन योर एनसीईआरटी केवल CCl3 दिया हुआ। एक और चीज बताओ, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन के साथ होगा नहीं होगा? भाई मैंने पाई बॉन्ड के साथ कराया है, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल के साथ भी कराएंगे। आइए देखते हैं एक बार, ये हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। +H के लिए तो हमने कंडीशंस पढ़ ली थी, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड बेंजीन, ये पढ़ा था। बेंजीन भी तो पाई बॉन्ड ही है। आज मैं IUPAC पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से। सम बेसिक हो गया आज पूरा, एक है ही नहीं एनसीईआरटी में, कितने ही है, 4 पैराग्राफ हैं IUPAC के नाम पे हर चैप्टर में। हाँ अभी तो सम बेसिक वाला करा रहे हैं, मेन वाला जो है।
बाकी तो हम पढ़ेंगे ही। आपका जीओसी अब अबाउट टू एंड है, फील हो रहा है थोड़ा बहुत? जीओसी अबाउट टू एंड है, ये फील हो रहा है कि नहीं? काफी लंबा चल गया होगा तो आप फील तो हो ही गया होगा कि अब एंड होगा। तो हाइपर कंजुगेशन ये लास्ट इफेक्ट है, इसके बाद छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं। ब्रेड्स रूल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसआईआर, एसआईपी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 5 मिनट का टॉपिक है। एक बार 37 साल में सवाल आया है, वो भी 1994 में, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं आया। और एनसीईआरटी में भी बस एक लाइन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। बट पढ़ेंगे अपन, 5 मिनट तो देंगे। एक लाइन अगर लिख दिया है तो 5 मिनट देना बनता है। जैसे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक 14 लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, काम की बात। वही 14 लाइन मैंने नोट्स बनवा दिया था कल। उस 14 लाइन के लिए हमें लगे थे 5-6 लेक्चर। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है बेटा, वो गुत्थे सुलझाओगे सुलझते जाएगी। हाँ, नया सिलेबस ऐड होना चाहिए। क्यों? जो हटा है चैप्टर्स, तो इंतजार कर रहा हूँ कोई नया चैप्टर आए बस। ओए होए, उसकी जगह पे वो बायो में आया है आपका, केमिस्ट्री में आ गया है और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बताइए कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है? एनटीए में आपके कुछ खास जुगाड़ हैं? हमें बता दो, हम जुगाड़ लगवा लें, कुछ पेपर लीक करा लेंगे अगली बार। पेपर लीक में बिहार में तुम्हारा हाथ तो नहीं था? अब आप सोचो, पेपर लीक हुआ, वो उतना ही 2 महीने का ही गेम था, हो गया। दिस इज इंडिया, यहाँ इतना ही चलता है। वहां आरजी कर वाला देख लो, पूरा जोश था, सब जोश ठंडा हो चुका है। अब आरजी कर में कुछ डॉक्टर्स जो हैं अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अब सब भूल गए। राइट? तो हम ऐसे ही चलते हैं यार, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ना? ये इंडिया है भाई। जब डॉली चाय वाला को देखोगे तो यही होगा, वी प्रमोट। हमारे यहाँ प्रमोशन ही अलग चीज की हो रही है। हो गया? अच्छा, तुम लोग तो फिर पूरब झा को भी जानते होगे, बिहार का ही है, पता है आपको? इज फ्रॉम बिहार ओनली। कितना सही टैलेंट है बिहार में। पूरब झा नहीं जानते तुम लोग? जानते हो ना? एआई है वो, बिहार का ही है वो। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर लिया उसने। उसी ने तो एक्टिंग की है कैरी बनाती के वीडियो में, डॉली चाय वाला के। बहुत सही एक्टिंग करी है उसने। देखो, हम लोग दीपक कलाल को देखते हैं, सोचो। अब भाई हमारी देश के लोग हैं और क्या। तुम ही हम में से एक है। ऐसा तुम कह नहीं सकते कि सर हमने नहीं देखा है। तुमने देखा है, तुमने फॉरवर्ड भी किया है दोस्तों को, ये भी बता दो। पूरा भरपूर योग है भाई। तुम एक और वो है जो कहीं भी लेट जाता है, वो क्या नाम है उसका, पुनीत। वो देखो कहीं भी लेट जा रहा है भाई। उसको बताओ कि घर में लेटने की जगह है, सड़क पे नाले में कहीं भी कूद गया, कुछ हो गया, चिल्ला रहा है, चप्पल मुंह पे रख लिया, चल रहा है वो। और उसको लोग वायरल कर रहे हैं। मतलब वाई टू शेयर? अगर है तो उसको रिपोर्ट करना है ना। अगर वैसी चीजें आगे बढ़ रही है उसको रिपोर्ट करना होता है। लेकिन यहाँ तो मजा आता है, देख क्या मजा आता है उसको देख के। कीचड़ देख के मजा आ रहा है। रिपोर्ट करने से वही सब आता है। हाँ, वड़ा पाव वाली लड़की, हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं यार। अरे उसमें उसमें बहुत लोगों ने वो रील फॉरवर्ड किया कि सर आप क्या कर रहे हो ठेले पे। वो हल्का सा मेरे जैसा लगता है ना? पार्शियल वो मेरे जैसा दिखता है, उसका हस्बैंड जो है। अब ऑनलाइन, चलो ऑफलाइन में तो लोग देख लेते हैं, ऑनलाइन वालों को रियलाइज हो गया था कि मेरी बीवी बड़ा पाव बनाती है, और वो वही है। लोगों को लग गया था ये। मैंने कहा यार इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे और अभी वो लगाना पड़े। खैर,
बट वो भी अलग है यार। उससे किसी ने पूछा कि आप बॉलीवुड में जाओगे, बोलती हाँ, मौका मिलेगा तो काम करेंगे। कहा यार क्या कॉन्फिडेंस है, कहाँ बड़ा पाव का ठेला, हाँ बॉलीवुड सीधा। हाँ बिग बॉस तो चली गई, बिग बॉस देखते हो तुम? अगर तुम देखते हो तो एक मूवी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, ये वाली जो कौन सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें पीयूष मिश्रा को तो जानते ही होगे आप लोग। उसमें पीयूष मिश्रा का एक सीन है हल्का सा, नहीं नहीं नहीं, वो क्या करता है, बेल्ट लेता है और खुद को मारता है ना। बेटा अगर तुम बिग बॉस देख रहे हो तो ऐसा दिन में 3-4 बार करो, है ना, तब सुधर पाओगे, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। तुम बिग बॉस देख रहे हो भाई, हद बकवास चीज है। अगर आप बिग बॉस देख रहे हो या फिर एक और देखते हो, क्या तुम तुम्हारा खतरों के खिलाड़ी, वो सांप बिच्छू क्या दिखा रहे हो, वो सब कह रहा है बिच्छू खा जाओ, है ना, सांप को गले में लगा लो, क्या वो टैलेंट है वो। और एचसी वर्मा वहां वीडियो बना बना के थक गए, उनका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उनकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, चैनल है, कोई नहीं देख रहा उधर, उधर व्यूज नहीं आ रहा। उधर वो क्या कर रहे हैं कि पेड़ वेड़ के नीचे बोर्ड लगा के मस्त फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, है ना। उसमें फिजिक्स में एक दिन देख रहा था मैं, वो बड़ा अच्छा रिलेट कर रहे थे कुछ सर्किट वगैरह को, पूरा उन्होंने सर्किट बनाया, तार वार से बल्ब वल्ब लगाई, बैटरी वैटरी लगाया, दिखाया प्रैक्टिकल करके कि ऐसा होता है। और व्यूज ही नहीं आ रहे, सारा व्यूज तो जा रहा है इधर बिग बॉस में, सारा व्यूज तो जा रहा है इधर, तो क्या करेंगे। तो हमारा मोटिवेशन ही बदल गया है, खैर क्या करें। CH2, कोई बात नहीं, टाइम हो गया। सर 10-20 में तो पहुंचते हैं सर, देखो ध्यान से, चलो मैं टाइम से छोड़ दूंगा, देखो ध्यान से, 1 मिनट, 1 मिनट तो दो। देखो यहां पे क्या सीएल, क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन शो होगा? क्यों, देखो यहां पे पाई बॉन्ड था तो आगे इलेक्ट्रॉन आ गया था, लेकिन यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या यहां भी प्लस आ गया? तो यहां प्लस, क्या रिपल्सन हो गया? रिपल्सन हो गया तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा? तो यहां पे -H शो नहीं कर रहा है। सेम फ्री रेडिकल के साथ है क्या? तो -H की कंडीशन हो गई है बेटा आपके पास, केवल और केवल पाई बॉन्ड के साथ। फ्री रेडिकल में भी ध्यान से देखना, क्या ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा? तो क्या यहां प्लस आया, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या दोनों -H शो करेगा? दोनों, मतलब -H शो नहीं करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ओनली एप्लीकेबल इन पाई बॉन्ड एंड CCl3। पाई बॉन्ड के साथ CCl3 आए तभी होगा। ठीक है, आपके सिलेबस की बात कर देता हूं। हाँ, नेक्स्ट एक लास्ट इफेक्ट है, लिख लो भाई, लास्ट है, लास्ट याद करने का है। मीजोमेरिक सबसे स्ट्रांग होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन आता है, और फिर इंडक्टिव आता है। हाँ, मीजोमेरिक पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का है, वीक होगा, और आसानी से नहीं होगा, वीक होगा, इसलिए। चलो दैट्स इट, आज के लिए तय रखते हैं, कल हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन करेंगे, और कल ये क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, फिर HOH, फिर HOC, रेजोनेंस एनर्जी। आज मैं ऊपर वाले बैच में ये स्टार्ट कर रहा हूं, वो इतना आगे है। ठीक है, क्लास उसमें ज्यादा हो गई थी, स्लाइड पीछे, लास्ट क्लास खाली है, मेरा खाली नहीं है।